नमस्कार। आज हम कोल्सन व्हाइटहेड के उपन्यास जोन 1 पर बात करने वाले हैं, जो 2011 में आया था। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास उपन्यास के कुछ हिस्से हैं और एक डिटेल्ड समरी भी है। तो आज कोशिश रहेगी कि हम समझें कि ये किताब आखिर है क्या, इसके आइडियाज़ क्या हैं और ज़ॉम्बी जॉनरा में ये इतनी अलग क्यों मानी जाती है। बिल्कुल। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि जैसा आपने कहा, ये सिर्फ एक ज़ॉम्बी या हॉरर कहानी नहीं है, मतलब उससे कहीं ज़्यादा। ये पोस्ट एपोकैलिप्स समाज, याददाश्त, ट्रॉमा और सर्वाइवल पर एक गहरा साहित्यिक नज़रिया पेश करती है। कहानी सेट है न्यूयॉर्क शहर में, ज़ॉम्बी सर्वनाश के बाद वाला न्यूयॉर्क। हाँ, जहाँ इन ज़ॉम्बीज़ को स्केल्स कहा गया है। और जो मेन कैरेक्टर है मार्क स्पिड्स, वो कोई टिपिकल एक्शन हीरो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक औसत से इंसान है, एक स्वीपर टीम का हिस्सा, और उनका काम है जोन 1, जो कि लोअर मैनहट्टन का एक एरिया है जिसे सरकार फिर से बसाने की कोशिश कर रही है, उसे बचे खुचे ज़ॉम्बी से साफ करना। और स्पिट्स की ये जो औसत वाली बात है ना, वही उसे दिलचस्प बनाती है। वो खुद को मतलब एवरेज मानता है। शायद इसीलिए वो इस भयानक दुनिया में टिका हुआ है, ज्यादा इमोशनल हुए बिना, बस अपना काम करते हुए। हाँ, ये हीरो वाले नैरेटिव से बहुत हटकर है। बिल्कुल। अच्छा, तो ज़ॉम्बीज की बात करते हैं। स्केल्स तो हैं जो खतरनाक हैं, लेकिन ये स्ट्रैगलर्स क्या चीज़ है, ये मुझे बहुत ही अलग लगा। हाँ, स्ट्रैगलर्स इस नॉवल का एक बहुत ही यूनिक पहलू है। ये वो ज़ॉम्बी हैं जो हमला नहीं करते। अच्छा। हाँ, बल्कि अपनी पुरानी जिंदगी की कोई आदत, कोई काम, बस उसी को दोहराते रहते हैं। जैसे कोई ऑफिस में बैठा है, फोटोकॉपी मशीन चला रहा है, कोई दुकान में बस खड़ा है। ओ। ये बहुत ही डिस्टर्बिंग इमेज है, क्योंकि ये सीधे सवाल खड़ी करती है, क्या हमारी पहचान सिर्फ हमारी आदतें हैं? जब इंसानियत चली जाती है तो क्या बस ये खोखली आदतें बचती हैं? किताब में एक जगह कहाँ भी है, स्ट्रैगलर्स जीवन की नकारात्मक छवि थे। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। अच्छा, कहानी का स्ट्रक्चर भी सिर्फ 3 दिन का है, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। हाँ, इन्हीं 3 दिनों में स्पिट्स और उसकी टीम जोन 1 को साफ करने का काम करते हैं। लेकिन क्या ये सफाई हो पाती है? मतलब क्या ये रिकंस्ट्रक्शन सफल होता है? नहीं, और यहीं पर किताब की असली बात सामने आती है। ये इस पूरे रिकंस्ट्रक्शन के आइडिया पर ही सवाल उठाती है। धीरे धीरे पता चलता है कि ये सब कितना खोखला है, कितना टेम्परेरी। अच्छा। टीम का एक मेंबर मारा जाता है और एंड तक आते आते जोन 1 फिर से ज़ॉम्बीज़ के कब्जे में चला जाता है। ओहो। और इन 3 दिनों की कहानी के साथ साथ फ्लैशबैक्स चलते रहते हैं, खासतौर पर लास्ट नाइट के, मतलब वो रात जब सब कुछ खत्म हो गया था। हम्म। ये फ्लैशबैक्स पिट्स के पास्ट, उसके डर, उसके सर्वाइवल को दिखाते हैं, जिससे प्रेजेंट का टेंशन और बढ़ जाता है। और इन्हीं फ्लैशबैक से वो बात भी सामने आती है कि ट्रॉमा कितना पर्सनल होता है। एक लाइन है ना उसमें, हर किसी की लास्ट नाइट अलग थी। बिल्कुल सेम। ये किताब दिखाती है कि इतने बड़े विनाश के बाद जिंदा बचना भी अपने आप में एक साइकोलॉजिकल बोझ है। हर कोई वो सदमा अपने अंदर लेकर घूम रहा है, चाहे बाहर से सब नॉर्मल दिखाने की कोशिश करे। स्पिट्स का वो डिटैचमेंट, वो उदासीनता, शायद इसी ट्रॉमा से डील करने का उसका तरीका है। तो ये लड़ाई सिर्फ बाहर के ज़ॉम्बी से नहीं है, अंदर की यादों और डर से भी है। एग्जैक्टली। और ये यादें, पुरानी आदतें, ये सिर्फ इंसानों में नहीं, उन स्ट्रैगलर्स में भी दिखती हैं। तो क्या ये हमारे मॉडर्न जीवन, हमारे कंज्यूमर कल्चर पर भी कोई कमेंट है? हाँ, बिल्कुल है। स्ट्रैगलर्स का अपनी पुरानी भूमिकाओं में फंसे रहना दिखाता है कि शायद सर्वनाश से पहले की जिंदगी भी कितनी मशीनी और मतलब खाली हो सकती थी। और साथ ही किताब सरकार और ब्यूरोक्रेसी पर भी काफी सटायर करती है। हाँ, वो अमेरिकन फीनिक्स वाला नाम। हाँ, जैसे अमेरिका राख से फिर जी उठेगा, इसमें जबरदस्त व्यंग है। वो कोट याद है, अमेरिकन फीनिक्स झुलसी हुई धरती की राख से उठी, झंडे और क्लिपबोर्ड लहराते हुए। बिल्कुल। वो दिखाता है कि कैसे आपदा में भी सिस्टम, कागजी कार्रवाई और दिखावा असलियत पर हावी रहता है। ऐसा लगता है जैसे सिस्टम को दोबारा खड़ा करना ज्यादा जरूरी है, लोगों को बचाने से भी ज्यादा। सही बात है। ये रिकंस्ट्रक्शन के वादों का खोखलापन दिखाता है। और इन सब के बीच मार्क स्पिट्स है, जो अपनी पहचान से जूझ रहा है। वो खुद को औसत मानता है। एक जगह वो सोचता है वह इस दुनिया के लिए नहीं बना था, लेकिन वह काम चला रहा था। तो क्या उसकी ये नॉर्मल होना ही उसका हथियार है? हाँ, एक तरह से, क्योंकि वो हीरो बनने की कोशिश नहीं करता, शायद इसीलिए बच जाता है। वो सिचुएशन के हिसाब से ढल जाता है, बिना ज्यादा सोचे समझे। उसकी ये एवरेज पहचान उसे एक तरह की एनोनिमिटी देती है, जो शायद इस खतरनाक दुनिया में फायदेमंद है। और व्हाइटहेड की जो राइटिंग स्टाइल है, वो भी इसे बहुत अलग बनाती है। ये सिर्फ कहानी नहीं कहती, भाषा और मेटाफर्स पर बहुत ध्यान है। हाँ, बिल्कुल। ये बहुत आत्मनिरीक्षणात्मक है, स्लो बर्न है,
एक्शन से ज्यादा जोर स्पिट्स के ख्यालों पर, माहौल पर है। ये आपको सोचने पर मजबूर करती है, सिर्फ एंटरटेन नहीं। इसी वजह से ये नॉर्मल ज़ॉम्बी फिक्शन से ऊपर उठकर लिटरेरी फिक्शन बनती है। और फिर आता है अंत, जोन 1 का फेलियर, सुरक्षा का टूटना, और स्पिट्स अकेला बचता है और उस केओस को जैसे अपना लेता है। ये काफी निराशाजनक सा लगता है। निराशाजनक है, पर शायद रियलिस्टिक भी। और वो आखिरी लाइन, वो हमेशा न्यूयॉर्क में रहना चाहता था। हाँ, इसमें कितनी गहरी आयरनी है। क्या यही है सर्वाइवल, कि तुम उसी तबाही के बीच खड़े हो जहां तुम हमेशा रहना चाहते थे? ये दिखाता है कि जिंदा रहना कोई हीरोइज्म नहीं, कई बार बस हालात का एक क्रूर मजाक होता है। तो अगर समअप करें, जोन 1 ज़ॉम्बी कहानी का फ्रेमवर्क यूज करता है, लेकिन बात करता है सर्वाइवल के साइकोलॉजिकल बोझ की, याददाश्त की, समाज को फिर से बनाने के दावों के खोखलेपन की, और पहचान के सवालों की। बिल्कुल, ये दिखाता है कि साधारण लोग कैसे असाधारण हालात से गुजरते हैं और कैसे पास्ट, पर्सनल और कलेक्टिव कभी पीछा नहीं छोड़ता। लिटरेरी लिहाज से देखें तो ही ज़ॉम्बी जॉनर को एक ज़रूरी गहराई देता है। ये सिर्फ हॉरर फैंस के लिए नहीं, बल्कि सीरियस लिटरेचर पढ़ने वालों के लिए भी उतनी ही ज़रूरी किताब है। ये उपन्यास आखिर में एक सवाल जरूर छोड़ जाता है। अगर सिविलाइजेशन को दोबारा बनाने की कोशिशें, वो सारे प्लान्स सिर्फ एक भ्रम है, तो फिर इंडिविजुअल लेवल पर जीने का मतलब क्या रह जाता है? खासकर तब जब पुरानी दुनिया की परछाइयां और दर्दनाक यादें हमेशा आपके साथ हैं।